नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्प्रिंग निकाय, स्प्रिंग सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे स्प्रिंग लोलक होता क्या है, उसके आवर्तकाल का सूत्र, साथ में किसी स्प्रिंग वाले निकाय में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। साथ में हम देखेंगे कि स्प्रिंगों का संयोजन, कि जब दो या दो से अधिक स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं तो तुल्य स्प्रिंग नियतांक और उनका आवर्तकाल क्या होता है। साथ में इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने लास्ट वीडियो में सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्प्रिंग निकाय होता क्या है, स्प्रिंग होती किस प्रकार की है। फिर हम देखेंगे उनसे रिलेटेड एक एक तथ्य यहां पर समझेंगे। देखिए, स्प्रिंग को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, एक रेखीय रूप में स्प्रिंग है। देखिए, जो स्प्रिंग है यह है कुंडली नुमा। स्प्रिंग कैसी है? ये वाली जो स्प्रिंग है इसको हम कहते हैं कुंडली नुमा स्प्रिंग। कुंडली नुमा स्प्रिंग इसको कहा जाता है। एक स्प्रिंग इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे। ये भी एक स्प्रिंग का ही रूप है। इसको हम सर्पिलाकार स्प्रिंग कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार स्प्रिंग। तो इस पूरी वीडियो में हम मोस्टली ये वाली स्प्रिंग लेकर चलने वाले हैं। अब विद्यार्थी देखिए, जो कुंडली नुमा स्प्रिंग है उसी से रिलेटेड ही हम तथ्य समझेंगे, जानेंगे कि जो कुंडली नुमा स्प्रिंग है इसको हम एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध देंगे। एक सिरे पर हम क्या करने वाले हैं? इसको दृढ़ आधार से बांध देंगे और दूसरे सिरे पर हम बल लगाएंगे, पिंड बांधकर बल लगाएंगे। और तब क्या होगा? इस स्प्रिंग में संकुचन या विरलन होगा। ये स्प्रिंग है वो संपीड़ित हो सकती है और या फैल सकती है, प्रसारित हो सकती है। तो देखिए, जब फैलती है या प्रसारित होती है तो इसके आंतरिक भाग में भी एक बल काम करता है जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। चलिए इसे समझें कि ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है और ये सामान्य स्थिति में है। ये क्या है? एक सामान्य स्थिति में है। मैं यहां पर इसी स्प्रिंग की एक दूसरी स्थिति आपके सामने पुट कर रहा हूं कि ये हमारे पास में इस स्प्रिंग की एक अन्य स्थिति है जिसमें ये संपीड़ित अवस्था में है। कौन सी स्थिति में है? ये संपीड़ित स्थिति में है। संपीड़ित कह सकते हैं इसको, हम संकुचित भी कह सकते हैं। अगली जो स्थिति हमारे पास में है, इस स्थिति में जो स्प्रिंग है वो प्रसारित है। स्प्रिंग कैसी है? प्रसारित है। इसको हम प्रसारित स्प्रिंग कह सकते हैं। ये इसकी मध्य स्थिति है। ये जैसे स्प्रिंग की क्या है? मध्य स्थिति। तो ये तो मध्य स्थिति से संकुचित हो गई है, ये मध्य स्थिति से फैल गई है। क्लियर? तो देखिए, इसको संकुचित करने के लिए भी हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा, प्रसारित करने के लिए भी हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो जब ये प्रसारित होती है या जब संपीड़ित होती है तो इसके आंतरिक भाग में एक बल काम करता है जो इसको मध्य स्थिति में मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। उस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। देखिए, प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए जो बल वस्तु को मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है उस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो यहां पर भी आप देखें कि इस स्थिति से स्प्रिंग को मूल अवस्था में अंदर की ओर एक बल लग रहा है जो इसको मूल अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। तो उस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। उस बल को क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल कहा जाता है। मैं यहां से कंसिडर कर लूं कि हमारे पास में इससे एक द्रव्यमान स्मॉल m बंधा हुआ है।
तो यहां पर भी एक स्मॉल m द्रव्यमान यहां से जुड़ा होगा। इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। अब आप देखें प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, और ये जो प्रत्यानयन बल है ये हुक के नियम से दिया जाता है। हुक के नियम से, देखो हुक का नियम क्या कहता है कि जो प्रत्यानयन बल है वो निकाय में, वस्तु में विस्थापन के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कि ये इसकी माध्य स्थिति है, ये इसकी क्या है, माध्य स्थिति, और माध्य स्थिति से ये अक्ष दूरी तक विस्थापित हो गया। कितनी दूरी तक विस्थापित हो गया, अक्ष दूरी तक ये विस्थापित हो गया। तो जो प्रत्यानयन बल है वो इस अक्ष के समानुपाती होता है। और यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाने वाले हैं के। कांस्टेंट क्या लगाने वाले हैं, के, जिसको हम स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। इस के को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग नियतांक कहा जाता है। जहां के क्या है, स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। और ये आ गया हमारे पास में प्रत्यानयन बल का सूत्र, फॉर्मूला F बराबर माइनस के अक्स। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखो इसको स्प्रिंग के लिए तो ये स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा, अन्य के लिए यदि मान लीजिए स्प्रिंग की बजाय यदि अन्य कोई निकाय है तो ये प्रत्यानयन बल नियतांक होता है। प्रत्यानयन बल नियतांक इसको कहा जाता है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो k है इसका मान किन राशियों पर डिपेंड करता, किन पर निर्भर नहीं करता। इन चीजों को क्लियर कर देता हूं। पहले तो मैं इसके मात्रक की बात करता हूं, k का मात्रक, यही से फॉर्मूले से आप देख लीजिए, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका यहां से अक्स बट्टे में आ गया तो न्यूटन प्रति मीटर, या इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर भी इसका मात्रक होगा। फिर बात करते हैं के की विमा की, तो यहीं से देख लीजिए m0 m1 L0 t-2 इसकी विमा हो जाएगी। m की घात मतलब मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। देन यहां पर m1 L0 t-2 इसकी विमा प्राप्त हो जाएगी। अब k का मान किस पर डिपेंड करता है, k का मान स्प्रिंग की लंबाई किस पर डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंग की लंबाई पर निर्भर करता है। साथ में स्प्रिंग की लंबाई और त्रिज्या, वह स्प्रिंग जिस पदार्थ से बना हुआ है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, इन राशियों के ऊपर निर्भर करेगा। क्लियर। अब यहां से कुछ चीजें हम और क्लियर कर देते हैं कि जो स्प्रिंग नियतांक है इसकी वैल्यू है, यदि हम इसको मैं यहां से एक बार हटा देता हूं, चलिए यहां पर ही मैं समझा देता हूं, इसको हटाना पड़ेगा कि जो स्प्रिंग नियतांक है वो एक तरीके से हमें यह बताती है कि कोई जो स्प्रिंग है उसमें कितनी सॉफ्टनेस है, वो नरम है या कड़ा है, उसको बताने वाला एक राशि है, उसकी माप है, ये सॉफ्टनेस की माप है ये। क्लियर, कि कोई भी स्प्रिंग है वो कितनी नरम है, कितनी कठोर है। तो के स्प्रिंग के कड़ा या नरम होने का माप है, कड़ा या नरम होने का माप है, नरम होने का माप है कि कोई भी जो स्प्रिंग है वो कितनी कड़ी है, कितनी नरम है, वो इस के मान से ही डिसाइड होती है। क्लियर। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि जो स्प्रिंग नियतांक होता है वो स्प्रिंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्प्रिंग की लंबाई के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि स्प्रिंग की लंबाई को हम स्मॉल एल से लिख दें तो देखिए के है वो समानुपाती होगा 1/L के। यदि हम स्प्रिंग की लंबाई दुगुनी कर दें, स्प्रिंग की लंबाई आप क्या कर दीजिए, स्प्रिंग की लंबाई दुगुनी कर दी जाए। स्प्रिंग की लंबाई यदि आप 2 टाइम्स कर देंगे देन यहां पर क्या हो जाएगा, नया ये जो समानुपाती है एल डेस, और यहां से हम क्या कर देंगे के डेस समानुपाती एल डेस की जो वैल्यू है वो है 2L, और 1 जो L होता है वो यहां से हम दोनों को डिवाइड कर दीजिए। के डेस अपॉन में के बराबर क्या आ जाएगा, 2L अपॉन में L अपॉन में 2L। यहां से इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, आपने लंबाई दुगुनी कर दी तो स्प्रिंग नियतांक है वो पहले की तुलना में आधा रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस चीज को क्लियर करें, बार बार ये यूज में भी आएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय भी हमें ध्यान में रखना है कि स्प्रिंग की लंबाई दुगुनी करने पर स्प्रिंग नियतांक पहले की तुलना में आधा रह जाएगा। पहले की तुलना में क्या रह जाएगा, आधा। और यदि स्प्रिंग की लंबाई आधी कर दी जाए तो स्प्रिंग नियतांक दुगुना हो जाएगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा घटेगा। एक बार देखो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे भी, और कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे पूछे भी गए हैं कि हमारे पास में कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के यदि हम 2 टुकड़े कर दें, उस स्प्रिंग के कितने टुकड़े कर दें, बराबर 2 भागों में डिवाइड कर दें, तो लंबाई क्या हो जाएगी, आधी। लंबाई आधी हो जाएगी तो स्प्रिंग नियतांक उनका दुगुना हो जाएगा। कई बार करते हैं तो ऐसा आपको क्लियर कर लेना है, एकदम दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि ये वाला जो रिलेशन है वो कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है। कई बार देखो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि भाई स्प्रिंग नियतांक तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मान है वो लंबाई से चेंज नहीं होता, भाई पदार्थ तो वही है, स्प्रिंग आपके पास में है, इस स्प्रिंग के आप 2 टुकड़े करो 4 करो, तो कई बार ऐसे दिमाग में आता है भाई स्प्रिंग के टुकड़े करने से नियतांक नहीं बदलेगा, बट यहां पर ये जो स्प्रिंग नियतांक है वो लंबाई के साथ में चेंज हो रहा है। लंबाई आधी तो स्प्रिंग नियतांक दुगुना, इस लंबाई को दुगुनी करने पर स्प्रिंग नियतांक आधा हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर एक स्प्रिंग लोलक ले लेता हूं और उस स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से ही हम आवर्तकाल का सूत्र फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसे एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक स्मॉल एम द्रव्यमान जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग से एक स्मॉल एम का द्रव्यमान जुड़ा हुआ है और जब ये द्रव्यमान बाह्य बल के प्रभाव में गति करता है तो देखो ये ऐसे, इसको हम धक्का मारकर यहां पर लाकर छोड़ दे तो ये ऐसे दोलन गति करेगा। ये जो द्रव्यमान है वो इस तरीके से आगे पीछे गति करेगा। कैसी गति होगी, दोलन गति होगी, रेखीय सरल आवर्त गति यहां पर होने वाली है। तो ये जो स्प्रिंग लोलक है ये एक रेखीय सरल आवर्त गति का ही एक उदाहरण है। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर, देखो सबसे पहले मैं यहां पर किसी स्प्रिंग वाले निकाय में संचित ऊर्जा बता देता हूं, फिर हम स्प्रिंग लोलक को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए कि जैसे हम इस स्प्रिंग को यहां से लेकर यहां पर लाए, अक्ष दूरी तक इसको विस्थापित किया, तो विस्थापित करने में हमें काम करना पड़ा, बाह्य काम करना पड़ा। तो उस बाह्य काम के कारण से ही इस स्प्रिंग में एक ऊर्जा संचित हो जाती है जिसको हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्प्रिंग के अंदर संचित हम कौन सी ऊर्जा देख रहे हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है इस पिंड को, निकाय को अक्ष विस्थापन देने में किया गया कार्य। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, पहले हम कार्य देख लेते हैं। कार्य देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। और बल को हम एफ वेक्टर डॉट एक्स डी एक्स वेक्टर से पुट कर सकते हैं। छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य छोटा सा
टोटल वर्क डन के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल वर्क डन W dW का इंटीग्रेशन कर दीजिए, F dx का भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसको हम 0 से लेकर अक्ष तक विस्थापित करते हैं। टोटल कितना विस्थापन दिया जा रहा है? 0 से अक्ष तक इसको विस्थापन दिया जा रहा है। अब यहां पर आप देखें ये जो W है वो कितना हमें मिल जाएगा? F यहां पर है प्रत्यानयन बल। F यहां पर क्या है? प्रत्यानयन बल। तो जिधर आप विस्थापित कर रहे हैं प्रत्यानयन बल उसकी ठीक विपरीत दिशा में काम करता है। तो यहां से एक दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री से यहां पर एक नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इस F को हम क्या लिख सकते हैं? F को हम माइनस में k अक्स लिख सकते हैं, जो कि देखिए यहां पर भी पड़ा है। F बराबर माइनस में k अक्स। क्लियर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास में क्या आ गया? प्लस में k, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया है अक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा? अक्स की घात 1 + 1 बट्टे में 1 + 1। यहां से W = k अक्स की घात 2 बट्टे में 2 और 0 से अक्स तक। लिमिट देखिए, लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 1/2 k अक्स स्क्वायर। और यही जो कार्य है वो स्प्रिंग में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। U बराबर 1/2 k अक्स स्क्वायर आ चुका है। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी और वो ऊर्जा है हाफ k अक्स स्क्वायर, जहां k स्प्रिंग नेतांक और अक्स है उसमें विस्थापन। हमने जो स्प्रिंग है उसको कितना विस्थापन दिया? अक्स विस्थापन दिया, तो उसमें संचित जो ऊर्जा है हाफ k अक्स स्क्वायर के रूप में लिखी जाएगी। वैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम 9वें चैप्टर जो ठोसों की यांत्रिक गुण है उसमें भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहां से देखें कि जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वो अक्स की घात 2 के समानुपाती होता है, अक्स स्क्वायर के समानुपाती है। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये परवलय का समीकरण है, ये परवलय का समीकरण है। क्लियर? यदि मैं ग्राफ यहां पर खींचूं तो देखिए कैसा ग्राफ हमें मिलने वाला है। मैं यहां पर ही आपके सामने रख देता हूं। ये हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। एक तरफ हम लेकर चल रहे हैं ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U, और दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं अक्स। तो इधर तो है प्लस में अक्स और इधर है माइनस में अक्स। एक तरफ प्लस में अक्स है और दूसरी तरफ माइनस में अक्स है। क्योंकि यहां पर प्लस में अक्स रखेंगे तो भी U धनात्मक, माइनस में अक्स रखेंगे तो भी U धनात्मक होगा। अक्स का मान जब 0 रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा भी 0 आएगी। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये परवलयाकार ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ है? एक परवलयाकार ग्राफ है। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा स्प्रिंग लोलक की। स्प्रिंग लोलक क्या होता है और स्प्रिंग लोलक के आवर्तकाल की वैल्यू क्या होगी, सूत्र क्या होगा, उसकी यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे स्प्रिंग लोलक के बारे में। देखिए स्प्रिंग लोलक है क्या, पहले इसे समझ लीजिए कि यदि आप किसी दृढ़ आधार से स्प्रिंग का एक सिरा इस तरीके से जोड़ दें, दूसरा सिरा आप एक पिंड से जोड़ दें, ठीक है, तो इस निकाय को हम स्प्रिंग लोलक कहेंगे। इसमें देखिए आवश्यक चीजें जो क्या है वो देखिए कि जो द्रव्यमान है वो अल्प होना चाहिए और स्प्रिंग का जो द्रव्यमान है वो नगण्य या द्रव्यमानहीन स्प्रिंग होनी चाहिए। हालांकि ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। तो देखो एक बार सुन लीजिए कि द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से यदि अल्प द्रव्यमान जोड़ दिया जाए तो उस निकाय को हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग लोलक कहेंगे।
स्प्रिंग लोलक इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, एक सिरा उसका दृढ़ आधार से तो दूसरा सिरे एक द्रव्यमान से जुड़ा हो सकता है। ये जो द्रव्यमान है वो एक घर्षण रहित पृष्ठ के ऊपर रखा हुआ है। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास में दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से हम क्या कर दें, एक स्प्रिंग जोड़ दें और इस स्प्रिंग से एक स्पूल एम द्रव्यमान लटका देते हैं। तो ये जो निकाय है इसको भी हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग लोलक कहते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए यदि इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें, इसको थोड़ा सा क्या कर दें, विस्थापित करके छोड़ दें, तो ये अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन गति करेगा, इसीलिए इसको स्प्रिंग लोलक कहा गया है। क्लियर। देखिए इसको मध्य स्थिति में लाने वाला जो बल होता है वो प्रत्यानयन बल होता है, और प्रत्यानयन बल देखिए क्या होगा, हम इस वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, F बराबर माइनस में kx के रूप में होगा। हम इस पिंड पर लगने वाले बल को इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, F बराबर ma पुट कर सकते हैं, F बराबर ma पुट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से m इंटू ए बराबर माइनस में kx पुट किया जा सकता है, और यहां से a d2x बाई dt स्क्वायर बराबर माइनस में kx के रूप में लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m इंटू x बराबर 0। और ये एक सरल आवर्त गति का समीकरण है, अवकल समीकरण है, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m x इक्वल टू 0। देखिए एक इसका जो व्यापक रूप होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का व्यापक समीकरण, जो व्यापक समीकरण है वो ये होता है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये होता है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 होगा। देन यहां से आप ध्यान दें, दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, k बाई m आ जाएगा, और यहां से हम ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडररूट में k बाई m लिख सकते हैं। और यहां से आप देखें आवर्ती को क्या लिखा जा सकता है, आवर्ती को हम n से लिखते हैं। देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, तो n बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इसका फॉर्मूला आ गया 1/2 पाई, ये आ गया हमारे पास में आवर्ती का सूत्र। तो स्प्रिंग लोलक की जो आवर्ती है वो ये होगी। क्लियर। अब यहां से आप ध्यान दें, आवर्तकाल पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल होता है, और इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1/n के बराबर होता है, या यहां से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई अपॉन ओमेगा इसको लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी बराबर होता है 2 पाई, ओमेगा टी किसके इक्वल होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई अंडररूट में m बाई के। इस सूत्र को आपको दिमाग में फिट बैठा लेना है। देखिए सिंपल पेंडुलम में हमने देखा था t बराबर 2 पाई अंडररूट में l अपॉन g, और यहां पर है t बराबर 2 पाई अंडररूट में m अपॉन में k। अब देखिए जो स्प्रिंग लोलक है उसका आवर्तकाल किन राशियों पर निर्भर करता है और किन पर निर्भर नहीं करता, इसकी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। समझ लीजिए कि देखिए सूत्र से ही स्पष्ट है कि जो स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल है वो स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती है, कि जो स्प्रिंग है इससे जो द्रव्यमान जुड़ा हुआ है इसके द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्लियर। इसी के साथ में जो आवर्तकाल है
वो स्प्रिंग नियतांक के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आवर्तकाल है वो स्प्रिंग नियतांक के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां से दोनों राशियों के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि जो स्प्रिंग लोलक है उसका आवर्तकाल है गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें जी का कोई सूत्र नहीं आ रहा, तो गुरुत्वीय त्वरण पर इसका मान डिपेंड नहीं करता। तो जो स्प्रिंग लोलक है उसे आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाइए, गहराई पर ले जाइए, केंद्र पर ले जाइए, चंद्रमा पर ले जाओ, पहाड़ पर ले जाओ, उसका जो आवर्तकाल है वो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, हर जगह बराबर रहेगा। क्लियर। और यदि स्प्रिंग लोलक पर आधारित जो घड़ियां होती है, मेरी इन चीजों को समझ लीजिए कि स्प्रिंग लोलक पर आधारित जो घड़ी है वो सभी जगह, जैसे पृथ्वी की सतह है, ऊंचाई पर है, गहराई पर है, केंद्र पर है, चंद्रमा पर है, अंतरिक्ष यान में, सब जगह सेम रीडिंग देने वाली है। एक बार फिर से सुने कि हमने लास्ट वीडियो में जो घड़ी ली थी वो सिंपल पेंडुलम पर आधारित थी, और सिंपल पेंडुलम पर आधारित जो घड़ी है वो जी के साथ में आवर्तकाल का मान चेंज हो रहा था। लेकिन स्प्रिंग लोलक पर आधारित जो घड़ियां हैं वो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड नहीं करती। टी का मान किस पर डिपेंड नहीं करता? टी का मान जी पर निर्भर नहीं करता, जी पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। और नहीं करने से कौन कौन सी यहां से बातें बाहर निकलती हैं वो देखें। टी का मान जी पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग लोलक पर आधारित जो घड़ी है उसको आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाइए, क्योंकि ऊंचाई के साथ में जी बदलता है। लेकिन स्प्रिंग लोलक पर आधारित जो घड़ी है उसका आवर्तकाल नहीं बदलेगा, समझे। और जैसे ही पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाएंगे जी बदलता है, लेकिन स्प्रिंग लोलक पर आधारित घड़ी का आवर्तकाल नहीं बदलेगा। स्प्रिंग लोलक पर आधारित घड़ी को आप पृथ्वी की सतह से कहीं भी ऊंचाई पर, पहाड़ पर, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष यान में कहीं भी ले जाइए, उसका आवर्तकाल सेम बना रहता है। क्लियर। अब मैं यहां पर एक स्प्रिंग से दो पिंडों को जोड़ दूंगा और दोनों का जो निकाय बनता है उस निकाय का आवर्तकाल कितना होता है वो हम देख लेते हैं। यहां से इस वाले सिरे को भी हम किससे जोड़ दें? एक पिंड से जोड़ दें। इसका द्रव्यमान हम कंसीडर कर ले m1, इसका द्रव्यमान कितना है m2, और इसका स्प्रिंग नियतांक है k। स्प्रिंग नियतांक कितना है? k। क्लियर। अब देखें कि इन दोनों का जो मास है, मतलब ये स्प्रिंग है, दोलन गति इनमें हो रही है, यदि घर्षण नहीं है तो इसको एक बार खींच कर यदि हम छोड़ दें तो इस स्थिति के अंदर जो द्रव्यमान है उसको हम समानीत द्रव्यमान कहते हैं, रिड्यूस मास कहा जाता है। और वो कितना होता है वो भी देख लीजिए। समानीत द्रव्यमान, समानीत द्रव्यमान को हम म्यू से पुट करते हैं, और देखिए किसके इक्वल होता है? 1/μ बराबर 1/में m1 प्लस m2। यहां से इसको हम क्या पुट कर दें? m1 m2 m1 प्लस m2। तो यहां से म्यू बराबर समानीत द्रव्यमान क्या आ गया है? m1 m2 बट्टे में m1 प्लस m2, ये हमारे पास में आ गया है। क्लियर। म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, समझ आ गया। तो देखिए इस निकाय का जो आवर्तकाल है, इस निकाय का जो आवर्तकाल है वो कितना रहेगा? t बराबर 2 पाई अंडरूड में m अपॉन में k होता है। तो यहां पर m के स्थान पर समानीत द्रव्यमान आ जाएगा, जिसे हम म्यू से पुट कर रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है? म्यू से लिखा जा रहा है, म्यू से लिखा जा रहा है। क्लियर। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखो म्यू का मान कितना है? ये रहा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखिए मैं यहां पर बात करता हूं, जैसे हम किसी स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान लटका दे
तो उसकी लंबाई में हुई वृद्धि की सहायता से हम उस स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक रिलेशन यहां पर निकलेगा, बहुत अच्छा रिलेशन निकलेगा और उस रिलेशन की सहायता से बहुत सारे क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या रिलेशन है वो समझ लीजिए। ये हमारे पास में है दृढ़ आधार और इस दृढ़ आधार से हमने ये बांध रखी है एक स्प्रिंग, ठीक है। और जब इस स्प्रिंग से हम एक द्रव्यमान लटका दें तो द्रव्यमान लटका देंगे तो इसकी जो स्थिति है वो ये वाली स्थिति हो जाएगी। यहां से द्रव्यमान लटकाने के पश्चात इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे स्मॉल m द्रव्यमान लटकाया हमने तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि है वो स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। देखें स्प्रिंग नियतांक है k, स्प्रिंग नियतांक क्या है k, और द्रव्यमान लटकाने के पश्चात इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई है, l हो गई है। चलिए इसको हम अलग से डायग्राम बनाकर FBD इसकी देख लेते हैं कि ये जब संतुलन की स्थिति में आ जाता है तो इस पिंड के ऊपर नीचे की ओर तो काम कर रहा है इसका भार mg और ऊपर की ओर काम करता है इसका प्रत्यानयन बल जो कि k इंटू एल होगा, k इंटू एल। तो जब ये स्थिर अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में होती है तो एक रिलेशन यहां पर हमें मिल जाता है के एल बराबर एम जी, के एल बराबर एम जी, ये हमें प्राप्त हो जाता है। ये वाला जो रिलेशन है इससे हम के बाई एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, जी अपॉन में एल होती। तो आवर्तकाल देख लीजिए इस स्प्रिंग का आवर्तकाल कितना होगा। देखिए आवर्तकाल का आयाम से कोई लेना देना नहीं है। टी बराबर 2 पाई अंडरूड में m बाई के होता है, m बाई के। तो यहां से m बाई के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडरूड में l अपॉन में g लिख सकते हैं। इसे आप समझें कि जब इस पिंड को हमने लटकाया तो इसका जो द्रव्यमान है उसकी वजह से ये थोड़ी सी नीचे विस्थापित हो जाती है, इसकी लंबाई में l की वृद्धि हो जाती है। तो t बराबर 2 पाई अंडरूड में l अपॉन जी, ये l है ना, द्रव्यमान लटकाने के पश्चात स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि है, g गुरुत्वीय त्वरण है। देखो यहां पर g आप इसके फॉर्मूले में देख रहे हैं लेकिन स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड नहीं करता। मैंने क्लियर कर दिया है, नहीं करता, क्लियर। तो यहां तक जो चीजें मैंने आपको बताई वो एकदम क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करूंगा मैं यहां पर स्प्रिंगों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। हम स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम दोनों में संयोजित करेंगे और तुल्य स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करेंगे और आवर्तकाल क्या होगा उसकी यहां पर चर्चा करेंगे, फॉर्मूले देखेंगे। चलिए यहां से एक बार मैं इन सब राशियों को हटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे स्प्रिंगों के संयोजन की। स्प्रिंगों के संयोजन में सबसे पहले हम ले लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। देखिए इस श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, हम एक स्प्रिंग लेंगे और उस स्प्रिंग का एक सिरा दृढ़ आधार से जोड़ देंगे, दूसरी स्प्रिंग लेंगे उसका पहली स्प्रिंग से एक सिरा जोड़ देंगे, फिर उसको अगली स्प्रिंग से जोड़ते जाएंगे, अंत में हम उसको एक पिंड से जोड़ देंगे। यहां पर हम समझने के लिए 2 स्प्रिंग लेकर चलेंगे और देखिए किस तरीके से जोड़ा जाता है, इसको भी समझ लीजिए कि ये हमारे पास में दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से हमने इस तरीके से एक स्प्रिंग जोड़ दी है। इस स्प्रिंग से हमने एक अन्य स्प्रिंग यहां पर जोड़ दी है, इस तरीके से हमने संयोजित कर दी है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K1, इसका स्प्रिंग नियतांक है K2। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यह है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहली स्प्रिंग का एक सिरा दृढ़ आधार से और दूसरी स्प्रिंग का पहला सिरा दूसरी स्प्रिंग से और एक सिरा इसका हमने द्रव्यमान से कनेक्ट कर दिया है। फिर देखें
आप इन्हें इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास में दृढ़ आधार है, इससे हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग जोड़ी है, इस एक स्प्रिंग से हमने ये एक दूसरी स्प्रिंग कनेक्ट की है और यहाँ पर इसको हमने एक द्रव्यमान से कनेक्ट कर दिया है। इसका स्प्रिंग नियतांक है K1, इसका स्प्रिंग नियतांक है K2। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्यानयन बल सेम होता है। प्रत्यानयन बल सभी स्प्रिंगों में समान रहेगा। प्रत्यानयन बल क्या रहता है? समान रहता है। जैसे मैं कंसीडर कर लूं यहां पर कि इस स्प्रिंग को मैं यहां से थोड़ा सा विस्थापित करता हूं, जैसे टोटल हम अक्स विस्थापित कर रहे हैं, तो इस स्प्रिंग में x1 विस्थापन होगा, इस स्प्रिंग में x2 विस्थापन होगा। टोटल कितना हो रहा है? x1 प्लस x2 बराबर x हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर प्रत्यानयन बल क्या रहेगा? सेम। प्रत्यानयन बल बराबर क्या होता है? F बराबर होता है माइनस में k x। तो पहली स्प्रिंग के लिए K1 x1, दूसरी स्प्रिंग के लिए माइनस में K2 x2। ये हो गया, समझ में भी आ जाना चाहिए। फिर देखिए यहां से हमारे पास में एक रिलेशन आ गया है कि x1 बराबर, इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं तो K2 अपॉन में K1 x2 आ जाएगा। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर जो कुल विस्थापन है, कुल विस्थापन वो हमें x बराबर क्या मिलने वाला है? x1 प्लस x2। x बराबर x1 प्लस x2 ये हमें प्राप्त होने वाला है। देखिए यहां से हम कि इन दोनों स्प्रिंग वाल का जो निकाय है, इसमें तुल्य जो हमारे पास में प्रत्यानयन बल है वो F बराबर माइनस में K इंटू x लिख सकते हैं। तुल्य स्प्रिंग नियतांक हम कितना कंसीडर कर लें? स्प्रिंग नियतांक सीरीज कॉम्बिनेशन में हम Ks कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लिया? Ks, तो F बराबर माइनस में Ks इंटू x लिख सकते हैं, क्योंकि जो टोटल जो विस्थापन है वो x है। टोटल विस्थापन कितना है? x है। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान दें कि हम चाहें तो आप यहां से इस x की जो वैल्यू है, चलिए यहां से ही x की वैल्यू ही इसमें पुट कर देते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा? F बट्टे में माइनस में Ks। तो यहां से आप x1 की वैल्यू और इन दोनों से आप x2 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां क्या निकल कर आ रहा है? तो x की जगह तो देखो क्या आ जाएगा, उधर से देखिए F बट्टे में Ks विथ नेगेटिव साइन। x1 क्या आ जाएगा? माइनस में F बट्टे में K1। x2 क्या आ जाएगा? माइनस में F बट्टे में K2। F दोनों तरफ से कट जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1 बट्टे में Ks बराबर 1 बट्टे में K1 प्लस 1 बट्टे में K2, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंगों का तुल्य स्प्रिंग नियतांक का व्युत्क्रम अलग अलग स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। कि पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K1 तो उसका व्युत्क्रम हो गया 1 बट्टा K1, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K2 तो उसका व्युत्क्रम हो गया 1 बट्टा K2, और तुल्य स्प्रिंग नियतांक Ks उसका व्युत्क्रम हो गया 1 बट्टा Ks। तो तुल्य स्प्रिंग नियतांक का व्युत्क्रम अलग अलग स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। आप Ks बराबर दो स्प्रिंगों के निकाय के लिए क्या लिख सकते हैं? ये पुट कर सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति रहती है तो हम आवर्तकाल का फॉर्मूला देखें। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हमारे पास में कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडर रूट में, यहां से आप ध्यान दें 2 पाई अंडर रूट में 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 2 पाई अंडर रूट में
हमारे पास में जो आवर्तकाल है उसमें k के स्थान पर हम यहां पर ks पुट कर देंगे। k के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा? ks लिख दिया जाएगा। क्लियर? तो यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा? m अपॉन में ks प्राप्त हो जाएगा। हम k के स्थान पर क्या लिख देंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ी हुई है तो k के स्थान पर ks पुट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा जहां ks ये पड़ा है। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर मैं बात करता हूं आवर्ती की। आवर्ती को n से लिखते हैं, जो कि 1/2 अंडरूट में ks अपॉन में m के द्वारा लिखी जाएगी। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं कि देखिए क्वेश्चन हमने देखा है कि जैसे इसको हम विस्थापित करें तो इसका जो आयाम है वो कैपिटल A है। आयाम कितना है? कैपिटल A। तो इस वाले बिंदु, जैसे इसको मैं कह दूं P, तो इस बिंदु P का आयाम क्या होगा? इस बिंदु P का आयाम क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लेंगे। अब मैं यहां पर थोड़ी देर में लेंगे, इसका पूरा जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझते हुए करेंगे। अब मैं यहां पर लेता हूं स्प्रिंगों का समांतर क्रम संयोजन। यहां पर अब हम लेकर चलेंगे इसका सेकंड पार्ट, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम में स्प्रिंगों को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक दृढ़ाधार है और यहां से हम दो स्प्रिंग जोड़ेंगे। ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास में दूसरी स्प्रिंग है, और इन दोनों स्प्रिंग से हम एक द्रव्यमान जोड़ देंगे m। इसका स्प्रिंग नियतांक K1, इसका स्प्रिंग नियतांक K2। आप इन्हें दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो क्या है? ये हमारे पास में है दृढ़ाधार, ये हमने एक स्प्रिंग को यहां पर कनेक्ट कर दिया है, ये दूसरी स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया है। तो समांतर क्रम संयोजन में एक्चुअल में क्या होता है? दोनों ही स्प्रिंगों के एक एक सिरे दृढ़ आधार से, दोनों ही स्प्रिंगों के एक एक सिरे दृढ़ आधार से और एक एक सिरे द्रव्यमान से जुड़े होने चाहिए। तो यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समांतर क्रम संयोजन आराम से नजर भी आता है, दिखता भी है। लेकिन एक और कॉम्बिनेशन में आपको बताऊं, यह भी एक समांतर क्रम संयोजन का तरीका है। इस तरीके से भी स्प्रिंगों का संयोजन संभव है। देखिए इस स्प्रिंग का एक सिरा दृढ़ाधार से, इसका भी एक सिरा दृढ़ाधार से, इसका एक सिरा द्रव्यमान से, तो इसका भी एक सिरा द्रव्यमान से। तो इस कई बार लगता है कि भाई ये दोनों स्प्रिंग है वो समांतर श्रेणी क्रम में, बट ऐसा नहीं है, बीच में द्रव्यमान आ गया। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में? ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों दृढ़ आधार से एक ही पिंड से जुड़ी हुई है, देन ये समांतर क्रम में होगी। कौन से क्रम में होगी? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए ध्यान देंगे, ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, स्मॉल m द्रव्यमान से जुड़ी हुई है, ये दूसरी स्प्रिंग है जो कि उसी स्मॉल m द्रव्यमान से जुड़ी हुई है, इसका स्प्रिंग नियतांक K1, इसका स्प्रिंग नियतांक K2। तो ये हमने दो तीन तरीके बताए हैं जो कि स्प्रिंगों के समांतर क्रम संयोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए समांतर क्रम संयोजन में जब स्प्रिंगों को संयोजित किया जाता है तो यहां पर आप ध्यान देंगे, एक एक करके समझेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रत्यानयन बल सेम होता है, जबकि यहां पर विस्थापन सेम होगा। यहां पर विस्थापन सबका क्या होने वाला है? सेम। क्लियर? यहां पर विस्थापन क्या होगा? सेम होगा। पहले स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग का विस्थापन सेम होगा। यहां पर भी पहली स्प्रिंग के अंदर जितना विस्थापन, ये इसमें एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में क्या होगी? कमी होगी।
यहां पर भी दोनों ही स्प्रिंगों के अंदर विस्थापन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्लियर। तो यहां से हमारे पास में इन दोनों के बीच में K1 और K2 इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक आप यहां पर ध्यान दें कि हमारे पास में K1 और K2 है और तुल्य स्प्रिंग नियतांक को हम क्या लेकर चलें, तुल्य स्प्रिंग नियतांक को हम Kp लेकर चलें। तो पहली स्प्रिंग के लिए प्रत्यानयन बल F1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में K1 अक्स। दूसरी स्प्रिंग के लिए क्या आ जाएगा, F2 बराबर माइनस में K2 अक्स आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि दोनों का ही विस्थापन क्या होना है, सेम होना है। फिर मैं बात करूं कुल प्रत्यानयन बल, कुल प्रत्यानयन बल, तो कुल प्रत्यानयन बल क्या है, F बराबर F1 प्लस F2 और इस कुल प्रत्यानयन बल को हम F बराबर माइनस में Kp इंटू अक्स से भी पुट कर सकते हैं। तुल्य जो स्प्रिंग नियतांक है वो है Kp। तो इन तीनों की ही वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते, तो माइनस में Kp अक्स बराबर माइनस में K1 अक्स प्लस माइनस में K2 अक्स। तो यहां से अक्स तो कट जाएगा, Kp पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य स्प्रिंग नियतांक Kp बराबर होगा अलग अलग स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांकों की योग के बराबर होने वाला है। क्लियर। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं इस स्थिति में आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडररूट में यहां पर होता है K बाई M, तो K की जगह क्या आ जाएगा, Kp, M पढ़ाइए। आवर्ती क्या हो जाएगी 1/2 पाई अंडररूट में Kp अपॉन में M। तो ये है स्प्रिंगों का समांतर क्रम संयोजन। अब विद्यार्थियों इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। क्वेश्चन के पश्चात हम कुछ टॉपिक और भी देखेंगे, आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। हम कुछ टॉपिक देखेंगे जो आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए वेट कीजिए, इन क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एक स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान स्मॉल m लटका कर दोलन कराने पर आवर्तकाल कैपिटल T है। स्प्रिंग को अब दो बराबर भागों में विभक्त कर किसी एक भाग से वही द्रव्यमान लटकाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो देखिए किसी स्प्रिंग लोलक का जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडररूट में M अपॉन में K होता है। यह आवर्तकाल का फॉर्मूला है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई स्प्रिंग है, उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और उससे वही द्रव्यमान वाला पिंड वापस जोड़ दिया, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो देखिए वही स्प्रिंग है लेकिन उसके आपने दो टुकड़े कर दिए, तो लंबाई आधी हो गई। लंबाई आधी होने पर जो स्प्रिंग नियतांक वो दुगुना हो जाएगा। लंबाई आधी होने पर स्प्रिंग नियतांक क्या हो जाएगा, दुगुना। इस वीडियो में शुरू में ही हमने इस चीज को क्लियर कर दिया था। तो नया जो आवर्तकाल है वो 2 पाई अंडररूट में M अपॉन में 2K होगा, जो कि T बट्टे में अंडररूट 2 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि अब नया जो स्प्रिंग नियतांक है वो पहले वाले का दुगुना, तो यहां से एक अंडररूट में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। क्लियर। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। हमारे पास में किसी स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर। T बराबर 2 पाई अंडररूट में M अपॉन में K। तो हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग की लंबाई हमने आधी कर दी, तो नया जो स्प्रिंग नियतांक है वो पहले वाले स्प्रिंग नियतांक से क्या हो जाएगा। देखो पहले स्प्रिंग नियतांक था L, तो यहां से हम K डैश अपॉन में K बराबर, तो यहां हमारे पास में क्या आ जाएगा
L/2 ये आ जाएगा हमारे पास में। तो यहां से मैं क्या लिख दूं, K डैश बराबर 2K लिख दूं। तो नया जो आवर्तकाल है T डैश जो कि 2 पाई अंडरूड में m अपॉन में K डैश, जिसके स्थान पर हम 2K पुट कर देंगे। तो T डैश बराबर क्या आ गया, T बट्टे में अंडरूड 2, ये आ गया हमारे पास में, ये आवर्तकाल होगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। वैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इस वीडियो के शुरू में ही देख लिया था, समझ लिया था। अगला क्वेश्चन देखें कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड M तथा N दो द्रव्यमानहीन स्प्रिंगों से अलग अलग लटके हुए हैं। स्प्रिंगों के बल नियतांक क्रमशः K1 व K2 है। यदि दोनों पिंड ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार कंपन करते हैं कि इनके अधिकतम वेग बराबर हैं, तब कैपिटल M के कंपन के आयाम का कैपिटल N के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, सेम, एक कैपिटल M दूसरा N, और ये जो दोनों पिंड हैं वो द्रव्यमानहीन स्प्रिंगों से लटके हुए हैं जिनका द्रव्यमान क्या है, सेम है। स्प्रिंगों के बल नियतांक भिन्न भिन्न है, K1 तथा K2 हैं और ऊर्ध्वाधर लटके हुए हैं। इनके जो वेग हैं, अधिकतम वेग हैं वो सेम है, अधिकतम वेग है वो क्या है, सेम। तो इनके आयामों का अनुपात क्या होगा, M के कंपन का आयाम, M का आयाम और N का आयाम, इनके आयामों का अनुपात पूछा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि जो अधिकतम वेग होता है वो हमने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया था। मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है V मैक्सिमम, ये होती है A ओमेगा के इक्वल होती है, ठीक है, क्लियर। तो यहां से आप देखें कि हमारे पास में दो दोलक है, तो इन दोनों के लिए हम क्या पुट कर दें, A1, और यहां पर ओमेगा के स्थान पर हम क्या पुट कर दें, ω1 बराबर A2 ω2। तो यहां से A1 अपॉन A2 हमें ज्ञात करना है जो कि ω2 अपॉन ω1 के इक्वल होगा, क्लियर। यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ω2 किसके इक्वल होगा, अंडरूड में K बाई M, अंडरूड में K बाई M। तो इसके लिए K2 और M, और इसके लिए क्या आ जाएगा, अंडरूड में K1 बाई M। तो ये आ गया अंडरूड में K2 बाई K1, अंडरूड में K2 बाई K1 प्राप्त हो गया है, क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ऊपर वाला। 3 किलोग्राम का एक ब्लॉक नगण्य द्रव्यमान की एक आदर्श स्प्रिंग से लटका है तथा स्प्रिंग में 0.2 मीटर का प्रसार उत्पन्न करता है, तो स्प्रिंग नियतांक क्या होगा। इसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखो क्या है स्प्रिंग के साथ में, इसको समझें एक बार कि स्मॉल m का मान हमें दे रखा है 3 किलोग्राम, कितना दे रखा है, 3 किलोग्राम का एक ब्लॉक एक नगण्य द्रव्यमान के आदर्श स्प्रिंग से लटका है तथा स्प्रिंग में 0.2 मीटर का प्रसार उत्पन्न करता है। तो देखिए KL बराबर होता है mg, KL बराबर होता है mg, तो K बराबर क्या आ गया, mg बट्टे में L। तो m का मान हमारे पास में 3, g का मान 9.8 और यहां से L का मान हमारे पास में है 0.2। तो यहां से पॉइंट हटा दूं मैं, पॉइंट हट गया, ये इससे कट जाएगा 49, ये आ गया हमारे पास 147 न्यूटन पर मीटर, 147 न्यूटन प्रति मीटर। यदि ब्लॉक को नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए तो इसके दोलन काल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे खींचकर हम छोड़ दें तो मैंने आपको क्लियर किया था, वैसे तो स्प्रिंग दोलन काल का फॉर्मूला होता 2 पाई अंडरूड में m/k, ठीक है। लेकिन जब आप उस ब्लॉक को लटका रहे थे तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई उसके टर्म्स में भी इसको पुट कर सकते हैं, 2 पाई अंडरूड में L अपॉन में g, ऐसे भी आप लिख सकते हैं।
देन आपके पास में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू अंडर में एल का मान कितना है 0.2 9.8। ये हमारे पास पॉइंट यहां से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, पॉइंट हट गया, इसमें भाग लगाएंगे तो 49 का अंडर करेंगे तो 7 आ गया हमारे पास में। कितना आ गया है 7 प्राप्त हो गया है। तो इसको गुणा कर दीजिए 6.28 अपॉन 7, तो यहां से भाग लगाएंगे तो 0.8950, तो ये आ गया 7 सेकेंड। इतना समय लगने वाला है, ये आवर्तकाल है बालकों, विद्यार्थियों। आ गया, दोनों पार्ट हो गए हैं इसके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दिखाया गया द्रव्यमान कैपिटल एम है, सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आयाम कैपिटल ए है और बिंदु पी का आयाम कितना होगा। इसे देखें कि हमारे पास में एक निकाय है और इस निकाय में 2 स्प्रिंग लगी हुई है, श्रेणी क्रम में लगी हुई है। एक का स्प्रिंग नियतांक K1, दूसरी का स्प्रिंग नियतांक K2। स्मॉल m द्रव्यमान का पार्टिकल इससे जुड़ा हुआ है और इनका जो आयाम है वो कैपिटल A है। हमारे को ये पूछा है इस बिंदु P का आयाम कितना है, बिंदु P का आयाम कितना है। तो विद्यार्थी दोनों जो स्प्रिंग है वो श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में प्रत्यानयन बल दोनों में सेम होगा। तो यहां पर देखिए हम कंसीडर कर ले कि इस स्प्रिंग के अंदर इसका आयाम x1, इसका आयाम x2 और टोटल जो आयाम है वो x1 प्लस x2 है। A बराबर क्या है x1 प्लस x2। इतना क्लियर हो गया। यहां पर जो दोनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है इनके लिए प्रत्यानयन बल सेम होगा, तो प्रत्यानयन बल समान होगा, प्रत्यानयन बल समान होगा। प्रत्यानयन बल समान होगा तो क्या होगा, देखिए F बराबर माइनस में K1 x1 बराबर माइनस में K2 x2, यही होगा। हमें यहां पर इस बिंदु P का आयाम पूछा है, तो इसका मतलब x1 पूछा है। क्या पूछा है, x1 पूछा है। तो x1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x2 का मान उठाकर हम यहां पुट कर देते हैं। तो x2 बराबर में क्या लिख दूं इसको, K1 बट्टे में K2 इंटू में x1, उठाकर यहां रख दीजिए। क्या आ जाएगा हमारे पास में, A बराबर x1 प्लस x2 की जगह K1 अपॉन K2 इंटू x1। x1 में यहां से कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस K1 अपॉन K2 और x1 बराबर हमारे पास में क्या आ गया A, और यहां से ये K2 बट्टे में K1 प्लस K2, ये आ गया हमारे पास में। तो ये इसका आंसर होगा। विद्यार्थियों कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, साथ में कुछ स्थितियां हम देखेंगे जिनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी तार से लटके हुए हल्के स्प्रिंग में 1 किलोग्राम भार से 9.8 सेमी की ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है, तो T का मान क्या होगा। देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला ये है 2 पाई अंडर में m अपॉन में k। मैंने आपको क्लियर किया है कि जब किसी स्प्रिंग से भार लटकाया जाता है तो KL बराबर होगा mg के, और यहां से m अपॉन में k के स्थान पर L बट्टे में g लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला 2 पाई अंडर में L अपॉन में g आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई, L का जो मान हमारे पास में है 9.8 सेमी, तो 9.8 और सेमी के लिए 10 की घात -2 बट्टे में भी 9.8, तो यहां से 2 पाई इसकी घात आ गई 10 की घात -1, जिसे हम 2 पाई बट्टे में 10 या पाई बट्टे में 10 पाई बट्टे में 5 सेकंड लिख सकते हैं।
तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि पिंड, आपने स्प्रिंग से जैसे ही पिंड को जोड़ा तो उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, वहीं से आप उसका दोलन काल या आवर्तकाल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दो स्प्रिंगों के बल नियतांक K1 तथा K2 है, उन्हें क्रमशः F1 तथा F2 बलों से इस प्रकार से खींचा जाता है तो उनकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जाएं हैं वो सेम होगी। तो F1 तथा F2 का मान क्या है? देखिए, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ K अक्स स्क्वायर। यहां पर दो स्प्रिंग है और दोनों के लिए स्थितिज ऊर्जाएं सेम है, तो 1/2 K1 अक्स 1 स्क्वायर बराबर 1/2 K2 अक्स 2 स्क्वायर, यही होगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां से मैं निकाल लेता हूं अक्स 1 बट्टे में अक्स 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? K2 बट्टे में K1 आ जाएगा। और इससे हम क्या लिख सकते हैं? अक्स 1 बट्टे में अक्स 2 बराबर अंडर में K2 बट्टे में K1 लिख सकते हैं। हमें F1 तथा F2 का अनुपात चाहिए, F1 तथा F2 का अनुपात, तो माइनस में K1 अक्स 1 बट्टे में माइनस में K2 अक्स 2, तो K1 अपॉन K2 इंटू में अक्स 1 अपॉन अक्स 2, जो कि क्या है? अंडर में K2 अपॉन में K1। देखिए आधी घात कट जाएगी, अंडर में K1 अपॉन में K2 रह जाएगी, अंडर में K1 अपॉन K2 रह जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी स्प्रिंग से लटके स्मॉल एम द्रव्यमान का आवर्तकाल 2 सेकंड है, जब 4 एम द्रव्यमान हो तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? देखो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, हमारे पास में आवर्तकाल का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर में m अपॉन में k, m अपॉन में k। और यदि आप द्रव्यमान यहां पर क्या कर दें? 4m कर दें, 4m द्रव्यमान कर देगा तो एक 2 एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा, एक 2 एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2t, और t का मान कितना है? 2 है, तो यह आ जाएगा 4 सेकेंड। आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड का हो जाएगा। चलिए इन सबको मैं हटा देता हूं, फिर उसके पश्चात हम कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन की अन्य स्थितियां भी यहां पर ले लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये अभी तक हमने पढ़ लिया है स्प्रिंग लोलक, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ निकाय, चलिए कुछ सूत्र, फॉर्मूले, कुछ स्थितियां अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की गतियां होती है और विभिन्न उनकी स्थितियां हम देख रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की विभिन्न स्थितियां, विभिन्न स्थितियां, अलग अलग स्थितियां हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहली स्थिति देखें, यू आकार की नली में द्रव का दोलन। यू आकार की नली में द्रव का दोलन, द्रव का दोलन। समझे कि हमारे पास में एक इस प्रकार की शेप वाली नली है, ऐसी शेप की नली का है, ये इसकी शेप है। इसमें हम यहां पर एक द्रव भर दिया, जैसे यहां तक द्रव भरा पड़ा है, ठीक है। यहां से इस पृष्ठ से इस पृष्ठ तक दोनों के जो तल है वो सेम होंगे। अब यदि एक तल को हम दबा दें और तो ये दबाकर छोड़ दें तो ये इस तरीके से दोलन गति इसमें होगी। जैसे इसकी जो ऊंचाई है वो h है, ऊंचाई कितनी है? h। तब इसका जो दोलन काल होगा,
दोलन काल का फॉर्मूला ये है 2 पाई अंडर में h अपॉन में g, h अपॉन में g। यहां पर इसकी यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो हमारे पास में है 2h जो कि L, ये है नली में द्रव की लंबाई, नली में द्रव की लंबाई। तो यहां पर इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम h के स्थान पर L बट्टे में 2 पुट कर सकते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। एक स्थिति और देखिए, द्रव में डूबे गुटके का दोलन, इसे भी समझ लीजिए क्या है, कौन सी स्थिति है। यह हमारे पास में एक पात्र है इस तरीके से, और इस पात्र में हमने एक इस तरीके का कोई गुटका रख दिया है, इस तरीके से। जब ये गुटका स्थिर अवस्था में है तो इसका L लंबाई यहां पर इसमें डूबी रहती है। कितनी लंबाई डूबी रहेगी? L लंबाई इसमें डूबी रहेगी, ठीक है। L लंबाई इसमें डूबी हुई है, तो इसका जो आवर्त काल या दोलन काल है T बराबर 2 पाई अंडर में L अपॉन में G होगा। L यहां पर गुटके का द्रव में डूबा भाग है, इसको क्लियर कर लीजिए, गुटके का द्रव में डूबा भाग। क्लियर। अगली जो स्थिति है वो हम लेकर चल रहे हैं मरोड़ी दोलक। मरोड़ी दोलक, देखो मरोड़ी दोलक क्या है, इसकी समझ लीजिए क्या है मरोड़ी दोलक। आपके पास में दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार से आप एक तार जोड़ देंगे। क्या जोड़ दिया आपने? तार। यहां से कोई वस्तु लटका देंगे आप। क्या लटका दिया आपने? एक वस्तु लटका दी, और हो सकता है कि वो चकती हो सकता है वो क्या हो? चकती हो। ये हमारे पास में इसकी जो लंबाई है वो L है, और यहां से इसको हम घुमा देते हैं। यहां से इसको क्या कर देते हैं? इधर हमने इसको घुमा दिया। तो देखो ध्यान देना, ये तार है, इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे, छोड़ देंगे तो वापस ये ऐसे दोलन गति करेगा, ठीक है। इसकी दोलन गति इस प्रकार से होगी, और इसकी दोलन गति का समीकरण हमारे पास में क्या आएगा? हम ऐसे निकालेंगे, जो टो है वो 2 तरीके से हम लिखेंगे, I इंटू अल्फा और टो बराबर C इंटू थीटा। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, एक नेगेटिव साइन यहां पर आ जाएगा, मतलब एक में पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो यहां से I इंटू अल्फा बराबर माइनस में C थीटा, और I d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस में C थीटा इक्वल टू 0। और यहां से इसको हम क्या लिख दें? I का भाग लगा दें, तो I यहां आ जाएगा, और यही क्या है? ओमेगा स्क्वायर। यही क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। तो यहां से हमारे पास में ओमेगा बराबर आ गया ये, और T बराबर क्या आ गया? 2 पाई अंडर में I अपॉन में C। ये हमारे पास में एक मरोड़ी दोलक का आवर्तकाल का सूत्र होता है। मरोड़ी दोलक का आवर्तकाल का सूत्र फॉर्मूला। ये जो I है वो यहां पर जो वस्तु आपने ली है उसका जड़त्व आघूर्ण है। जैसे चकती ली है तो चकती का जड़त्व आघूर्ण है, बेलन लिया है तो बेलन का हो जाएगा, गोला लिया है तो गोले का हो जाएगा। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है? ऐसे दोलन गति नहीं हो रहा, इसको घुमा रहे हैं अपने स्थान पर। क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे इसको घुमा रहे हैं, तो इसमें एक मरोड़ी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये यहां पर जो C है ये मरोड़ी नीतांक है। ये C क्या है? मरोड़ी नीतांक कहलाता है, मरोड़ी स्थिरांक, नीतांक, गुणांक। देखिए ये जो मरोड़ी नीतांक होता है C बराबर, ये बराबर होता है पाई नीटा r की घात 4 बट्टे में 2L, बट्टे में 2L। ये मरोड़ी नीतांक, इसको आप समझे।
पाई 3.14 होता है। ये जो नीटा है, ये इसका जो तार आपने प्रयुक्त लिया है, तार आपने जो प्रयोग में लिया है, इसका प्रत्यास्थता गुणांक है। क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। आर इसकी त्रिज्या है, एल इसकी लंबाई है, स्मॉल आर क्या है? इस तार की त्रिज्या है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो यह है मरोड़ी दोलक। ये क्या है? मरोड़ी दोलक। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर बात करता हूं कि यदि हम पृथ्वी में सुरंग खोद दें और आर पार निकाल दें, तब देखो एक स्थिति समझें आप। पृथ्वी से पारित सुरंग में पिंड की दोलन गति, पिंड का दोलन समझ लेते हैं। ये हमारे पास में पृथ्वी है, दिख रही है। यहां से हमने एक सुरंग निकाली। देखो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। इसकी कोई जो जीवा होती वहां से आप निकाल सकते हैं। ये ऐसे है, ठीक है। मैं यहां पर एक बार इसके व्यास के रेस्पेक्ट जो सुरंग है, यहां से हमने क्या निकाल दी है? इसमें से पृथ्वी में से सुरंग निकाल दी। हालांकि ऐसा व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी करोड़ का जो तापमान है बहुत ज्यादा होता है, यहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन यदि ऐसा हो तो क्या होगा? यदि यहां से हम किसी पिंड को छोड़ें, तो हम ये जानते हैं कि जो पिंड है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा। तो यहां पर जो पिंड है ये ऐसे आएगा, गति करेगा, और यहां पर आने के बाद में इस पर गुरुत्वीय बल 0 हो जाएगा। ये रुकेगा नहीं, ये दूसरी दिशा में गति करता। तो ये इधर आएगा वापस, फिर ये इधर आएगा। तो ये इस तरीके से दोलन गति करता रहेगा। जबकि पृथ्वी की जो रेडियस है वो कितनी है? कैपिटल आर है। तो इस स्थिति में इसका जो आवर्तकाल है वो 2 पाई अंडररूट में आर बट्टे में जी। जो आर है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 84.6 मिनट के समथिंग इसका आवर्तकाल प्राप्त हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां से ही पिंड को दोलन गति करवाएं, यहां से भी छोड़ देंगे तो भी ये दोलन गति इस सुरंग के अंदर करने वाला है। तो ये हमने कुछ परिस्थितियां ली जिनमें हमने देखा कि इनमें जो पिंड है, बॉडी है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जो कि स्प्रिंग निकाय पर आधारित था, स्प्रिंग लोलक पर आधारित था। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक आदर्श स्थितियों के अंदर हम सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग लोलक, इन सब को पढ़ा। जब हम व्यवहारिकता में जाते हैं तो देखिए जो दोलन होंगे उनमें भिन्नता आ जाएगी। उनमें क्या आ जाएगी? थोड़ी सी भिन्नता आ जाएगी। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो लगातार धीरे धीरे आयाम हम ये जानते हैं कि घटता जाता है। चाहे स्प्रिंग का आप दोलन गति करवा दो, चाहे सिंपल पेंडुलम ले लीजिए, तो उन दोलनों को हम अवमंदित दोलन कहते हैं। उन दोलनों को क्या कहते हैं? अवमंदित दोलन। और यदि हम बाह्य बल लगाकर उस दोलनों का आयाम यदि लगातार बराबर रख दें तो उनको हम परिणोदित दोलन कहते हैं। तो इन सब की जो स्थितियां हैं, जानकारियां हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।